हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक को मैं दोबारा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको उम्मीद करता हूँ बहुत ही कंसिस्टेंटली आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है हमारा NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे सबसे पहली बात ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक का यूज क्या है बेसिकली। ठीक है, हम इस पे ये पता कर सकें भाई हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक एक्चुअल में क्या काम आएगा। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब आप लैब में कोई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, सपोज करो कि आपने एक कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बनाया, सपोज करो कि आपने कंपाउंड बनाया, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसका ऑलमोस्ट मास बता देगा। जब आप IR करेंगे तो इसका आपको ऑलमोस्ट ग्रुप का पता चल जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल XRD करेंगे तो वो इसका लमसम स्ट्रक्चर दे देगा। लेकिन NMR क्या करेगा, NMR इसके हाइड्रोजन और कार्बन का इंफॉर्मेशन देगा कि भाई साहब इसके पास इतने हाइड्रोजन है इस टाइप के, इतने कार्बन है इस टाइप के। मेरी बात को थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करो कि जैसे आप ये अगर एक बेंजीन बनाते हो, इसके 6 के 6 हाइड्रोजन एक टाइप के हैं, तो NMR बोलेगा कि भैया इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे अगर आप इस बेंजीन में एक ग्रुप लगा देते हो, सपोज करो OH लगा देते हो, तो आपको बताएगा भैया देखो एक हाइड्रोजन अलग है, इसके बाद एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है, यानी कि आपको बताएगा कि टोटल 1 2 3 और 1 4 टाइप के हाइड्रोजन है। आप इसमें क्या करोगे कि ये लगा दोगे इस तरह से, तो NMR आपको बताएगा भैया देखो एक हाइड्रोजन इस टाइप का है, दूसरा इस टाइप का, तो इसका मतलब इसमें 2 ही हाइड्रोजन के टाइप हैं, यानी इसमें 2 पीक आपको 2 NMR के इस तरह से आपको जो होंगे ग्राफ आ जाएंगे। आप क्या करोगे कि इसमें थोड़ा और चेंज कर दोगे, सपोज करो ये CH3 और यहाँ एक CH3, तो आपको बताएगा देखो भाई एक हाइड्रोजन ये है जो इससे मैच कर रहा है, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एक ही टाइप के। आप नंबर करके देखो ना, चूँकि आपने 11th-12th में आपने पढ़ा है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, तो आपको पता होगा कि हाँ नंबर कहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि NMR अपना काम बखूबी करता है। सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल का आप NMR निकालते हो, तो NMR बताएगा भैया देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन करोगे तो बोलेगा देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। लेकिन इसी में सपोज करो कि ऐसे आप ले लेते हो, तो फिर आपको NMR बोलेगा देखो भैया ये और ये एक टाइप के, ये एक अलग है और इसमें हाइड्रोजन और नहीं है। कार्बन बोलेगा एक टाइप का कार्बन ये, एक टाइप का कार्बन ये और एक टाइप का कार्बन ये। तो बेसिकली जो हमारे पास NMR है, ठीक है, NMR का बेसिक जो यूज यहाँ पर है वो यही है कि यहाँ पर NMR का काम है कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन बताने के साथ साथ उसके टाइप को भी बताना। आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए बच्चे लोग कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जो आपको ये बता दे कि इसमें कौन कौन से एटम है, बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन, और ये भी बता दे कि उस है वो कहाँ पे लगा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। अभी तक आपको इस टॉपिक से बहुत सारे नोबेल प्राइजेज आ चुके हैं, इसका मतलब ये टॉपिक आने वाले टाइम का फ्यूचर है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कोई कंपाउंड NMR एक्टिव होगा या नहीं होगा। सबसे पहला सवाल तो तुम चलो रिलैक्स हो जाइए, आपका सबसे पहला सवाल खुद से या मेरे से ये होना चाहिए कि सर कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड NMR इनएक्टिव है, ये बात हमें कैसे पता चलेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इसके फुल नेम में है। जिस तरह इसका नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अगर इसका नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है तब गौर से देखिए कि न्यूक्लियर, देखिए मैग्नेटिक न्यूक्लियर से न्यूक्लियस आया कि भाई साहब एक ऐसा न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक बिहेव शो कर रहा है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक बिहेव कौन शो करेगा, जो स्पिन करेगा, जो क्या करेगा, स्पिन करेगा, चाहे ऐसे स्पिन करे चाहे ऐसे स्पिन करे। तो भाई साहब जो स्पिन करेगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। आपको पता है ना कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी अगर स्पिन करने लगे
तो वहाँ क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आपने देखा ना, जनरेटर देखे होंगे, आपने बहुत सारे मोटर देखे होंगे कि वहाँ पर चार्ज बॉडी क्या होती है, गोल 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 स्पिन करती है। जब वो स्पिन करती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो बेसिक बात ये है कि जब कोई भी चार्ज बॉडी स्पिन करने लगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। स्पिन को हम शो करते हैं आई से। आपको याद है स्पिन क्वांटम नंबर? तो भाई साहब जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा इसका मतलब वो स्पिन नहीं कर रहा है, नो स्पिन। और अगर स्पिन नहीं कर रहा है तो वो किसी भी हिसाब से उसका न्यूक्लियस होगा वो मैग्नेटिक बिहेव का नहीं होगा, यानी वो NMR इनएक्टिव होगा। लेकिन जो भी स्पिन कर रहा है यानी कि I नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब उसमें स्पिन हो रहा है, और अगर स्पिन हो रहा है तो वो NMR एक्टिव है कि नहीं? सिंपल सी बात समझिए प्यारे बच्चे लोग। देखिए बहुत आसान सी बात है, एक बच्चा है, ठीक है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो वो NMR क्या हो गया, वो एक्टिव है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आई जो स्पिन है वो 0 नहीं है। लेकिन कोई बच्चा मूव नहीं कर रहा, वो खड़ा है, ठीक है, वो सीधा खड़ा है, इसका मतलब उसका आई क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर आई 0 हो गया तो इसका मतलब स्पिन उसमें नहीं है, और अगर स्पिन नहीं है तो वो NMR क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और जिसमें स्पिन है वो क्या हो गया, NMR एक्टिव हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब कोई भी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो कोई भी, मेनली तो बात न्यूक्लियस की हो रही है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब बात न्यूक्लियस की हो रही है, तो इसकी में दो तरह की बात आ गई। इसका मतलब यानी कि एक I इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या देखा हमने, I नॉट इक्वल टू 0। अगर I इज इक्वल टू 0 है तो इसको कहा गया नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस। देखिए ध्यान दीजिए, अगर I 0 है तो इसको क्या कहा गया, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस। एकदम रिलैक्स हो जाइए। और अगर I नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मैग्नेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अब अगर मैग्नेटिक न्यूक्लियस है तो आप ये क्या हो गया, NMR इनएक्टिव, और अगर मैग्नेटिक न्यूक्लियस यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, NMR एक्टिव। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ठीक है, क्या सर हम एटम के बीच में घुस घुस के देखेंगे, क्या मॉलिक्यूल के अंदर घुस के देखें कि भाई साहब वो स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम बोले नहीं भाई, इसके लिए मशीनें हैं। बोले सर क्या आप एक कॉपी पेन पे पढ़ने वाला बच्चा मशीन से कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है? आप कॉपी पेन पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप मशीन में कहाँ से लगाओगे भाई स्पिन है कि नहीं है? तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है बच्चे लोग, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक छोटी सी टेक्निक है। छोटी सी टेक्निक ये है कि अगर किसी का भी एटॉमिक मास अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, अगर एटॉमिक मास 4 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर I का वैल्यू 0 है, यानी कि उसका NMR इनएक्टिव है। लेकिन अगर कोई भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब I नॉट इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब ये NMR क्या है, एक्टिव है। बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए, बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया गया NMR, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे हैं, लेकिन जितना रिलैक्स होकर आप सीखेंगे उतना ही बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। एकदम हड़बड़ाइए मत, शांत हो जाइए, ठीक है, चिल मार के बैठिए और आराम से सीखिए। मैंने बहुत बेसिक बात आपको बताई कि अगर एटॉमिक वेट को 4 से डिवाइड कर दिया जाए और ये हो जाए तो इसका मतलब I 0 है, और इसका मतलब वो NMR इनएक्टिव है। लेकिन अगर एटॉमिक वेट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट, तो वो I नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, NMR एक्टिव है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर अगर NMR एक्टिव इनएक्टिव की परिभाषा बहुत सिंपल हो गई कि A/4 एटॉमिक वेट बाय 4 अगर है तो NMR इनएक्टिव, और एटॉमिक वेट बाय 4 अगर नहीं है तो क्या हो गया, NMR एक्टिव हो गया। ये इनएक्टिव और ये क्या हो गया आपको, एक्टिव हो गए। अब जैसे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। आप सोच के बताओ, जल्दी बताओ, क्या मन में सोचो, यस या नो, आप बताना मुझे। चलो एक नंबर में दे रहा हूँ ऑक्सीजन, दूसरे नंबर में आपको दे रहा हूँ मैं आपको फ्लोरीन 19, तीसरे नंबर में आपको दे रहा हूँ 119, चौथे नंबर में आपको दे रहा हूँ फॉस्फोरस 31, पाँचवें नंबर में आपको दे रहा हूँ सिलिकॉन 28। ये 5 हैं। फटाक से जोड़ के बताइए इसमें कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। जिनके पाँचों सही होंगे वो अपने कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर मेरा पाँचों सही हुआ, मैं उसको अप्रिसिएट करूँगा, ठीक है। आप जोड़ के पाँचों में बताइए कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, और जिनके सही हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन 16/4 कट गया, इनएक्टिव, 19/4 नहीं कटा, एक्टिव,
119/4 नहीं कटा, एक्टिव। 31/4 नहीं कटा, एक्टिव। 28/4 कट गए, इनएक्टिव। तो इसका मतलब 1 और 5 नंबर इनएक्टिव है, बाकी 2, 3, 4 एक्टिव है। जिनके भी सही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि किनका किनका सही हुआ। तो इस तरह से आपको ये तो पता चलेगा कि भाई कौन एनएमआर एक्टिव है और कौन एनएमआर इनएक्टिव है। तो इसका मतलब हमारे टॉपिक में अब ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहा कि I=0 वाले हमारे लिए अब मैटर नहीं करते, हमें इनकी बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है I≠0 वालों की, क्योंकि इसमें 2 तरह की बातें आएंगी। ठीक है, अब I≠0 में यहाँ पर 2 तरह की बात आ गई। क्या क्या बात आ गई भाई मेरे, गौर से देखिए। एक आ गया I=½ और एक I आ गया >½ ठीक है। क्या हो गया भाई, एक हो गया I=½ देखो जो I=½ है, ठीक है, जो I=½ है इसका मतलब है कि वो पूरा इस तरह से स्पिन कर रहा है, बिल्कुल गोल गोल स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, उसका शेप इस तरह से I=½ का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग कि ये शेप आ गया। और I greater than ½ का मतलब कि भाई साहब उसका इस तरह से उसका शेप है। ठीक है, ध्यान दो कि I=½ का मतलब ये हो गया और I greater than ½ का मतलब इस तरह के शेप हो गए। बच्चे लोग इसको कहा गया, आप देखें गौर से, ये अगर है, गौर से देखिए, तो अगर ये घूमेगा, देखो गौर से देखो कि ऐसा, इसके पीछे एक मोटर लगा दो, आपको एक मोटर लगा दो, ये घूमेगा। लेकिन ये घूमेगा तो घूमने के बावजूद भी कोई शार्प टाइप का बिल्कुल गोल नहीं बनेगा। जैसे पंखा घूमता है तो आर पार आखिर दिखता है ना, मान लो पंखे में आप नीचे देखोगे तो आपको छत दिखेगी। ठीक है, वैसे ही जब ये घूमेगा तो ये क्या होगा कि जब ये यहाँ होगा तो ये वाले ऑप्शन क्या होंगे, खाली होंगे। तो गौर से देखिए, इसमें इसको कहा गया क्वाड्रुपोलर, क्योंकि यहाँ पोल बन रहे हैं। और कितने पोल बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4, इसको कहा गया क्वाड्रुपोलर। ठीक है, इसको कहा गया क्या, क्वाड्रुपोलर। क्या, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ आई, किसके लिए, न्यूक्लियाई के लिए देख रहे हैं। तो ये हो गया क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। लेकिन ये अगर इस तरह से है तो इसको कहा गया नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये जब घूमेगा तो इसमें कहीं भी कोई पोल जनरेट नहीं हुआ। क्वाड्रुपोल यानी 4 पोल तो यहाँ जनरेट होंगे ही नहीं, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आपको 4 पोल यहाँ पर आपको जनरेट हो रहे हैं। तो ये हो गया नॉन क्वाड्रुपोलर और ये क्या हो गया, क्वाड्रुपोलर। बच्चों लोग इसको बात समझिए कि अगर ये नॉन क्वाड्रुपोलर है, ये जो नॉन क्वाड्रुपोलर है, ये एक शार्प इमेज बना रहा है। गौर से देखिए, जब ये घूमेगा ना, बिल्कुल कभी आपने वो घुमाया ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसको, घिरनी, कभी आपने घुमाया ऐसे, वो जोर से घुमाते हैं। तो ये जब घूमेगा तो ये एक शार्प इमेज देगा आपको, जबकि ये जब घूमेगा तो ये आपको शार्प इमेज नहीं देगा। आप याद कीजिए, बचपन में आप इस तरह से घिरनी घुमाया करते थे, याद है, इस तरह से आपकी नील होती थी, नीचे भी एक होता था, उसको आप ऐसे करके यूँ घुमा दिया करते थे। और आपको याद कीजिए कि ये इस टाइप का भी आपने घुमाया था, याद है, आप एक बचपन में इस तरह का हाथ में पकड़ते थे और इस तरह से एक घिरनी होती थी, 1 रुपये में मिलती थी, और ये इसको हाथ से पकड़ के ऐसे कर दिया करते, याद कीजिए, और ये जोर से घूम जाया करता था। तो ये क्वाड्रुपोलर का एग्जाम्पल था, और ये जो घिरनी थी ये नॉन क्वाड्रुपोलर का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको भी याद है कि ये जब घूमती थी तो ये क्या होता था, बिल्कुल शार्प घूमती थी, आर पार नहीं दिखता था। और जब ये घूमती थी तो ये शार्प नहीं घूमती थी, आर पार दिखते थे। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर इसके जो पीक आ रहे हैं वो पीक इसके क्या होंगे, इसका शार्प पीक नहीं आएगा। जबकि ये शार्प घूम रहा है इसलिए इसका पीक भी क्या आ जाएगा, आपको शार्प पीक इसके आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें I greater than½ है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है। हमारे लिए क्या यूजफुल है, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें I का वैल्यू डिट्टो ½ हो, एग्जैक्टली ½ हो जाए, तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास जो सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सिग्नल आएंगे। मतलब हमें ऐसे सिग्नल चाहिए, हमें ऐसे सिग्नल नहीं चाहिए। आप खुद सोचिए ना, अगर हमारे पास ऐसे सिग्नल होते तो ये हमारे पास बहुत काम के होंगे, लेकिन ऐसे सिग्नल बनेंगे तो ये हमारे किसी काम के नहीं आएंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं देंगे। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, ये टफ टू अंडरस्टैंड है। इसको ऑब्टेन करना भी आसान है, इसको ऑब्टेन करना आसान नहीं है। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि हम अब उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें I का वैल्यू ½ हो। आप बोलोगे सर रुक जाइए सर, बेईमानी मत कीजिए। बेईमानी ये मत कीजिए कि सर इसको क्यों छोड़ रहे हो आप, इसको भी लो सर, आखिर क्या इनकी केमिस्ट्री नहीं है। हम बोले नहीं, इनकी केमिस्ट्री हम लेंगे ही नहीं।
हम ऐसे को डिटेक्ट ही नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे एटम को डिटेक्ट ही नहीं करने जा रहे हैं जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो। देखो बच्चे लोग, हमें कोई मॉलिक्यूल है, इसको जज करना है, हमें किसी मॉलिक्यूल को जज करना है, तो भाई इसको बेसिक चीज़ों को पकड़ो ना, जो उसके पास कॉमन हो, सबके पास कॉमन हो। हम ऐसी चीज़ को क्यों पकड़ने जाएं जो उसके पास अनकॉमन हो? तो भाई देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब इधर वाली कैटेगरी में आते हैं, उधर वाली कैटेगरी में आते ही नहीं, तो हम उसके पीछे जाएं ही क्यों? है कि नहीं? अगर किसी इंसान की का बेसिक बायोडाटा बनाना है तो बेसिक बायोडाटा में क्या आता है, उसने कितना, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी लुक क्या है, उसकी फैमिली कैसी है, यही ना उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब उन चीज़ों में क्यों जाए कि उसने 10 साल पहले वो कहाँ घूमने गया था, 10 साल पहले उसने किससे मारपीट की थी, 15 साल पहले वो मतलब कौन सा काम कर रहा था, किससे लफड़ा किया था, हम उन चीज़ों में क्यों जाए उलझने, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसकी फैमिली कैसी है, वो कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, उसके पापा की जॉब क्या है, वो किसी की तैयारी कर रहा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका घर कैसा, उसके पास क्या क्या है, जब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे यहीं से मिल जा रही है तो इन चीज़ों में उलझने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम किसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हमें इसको ऑब्जर्व करने से हमारा काम चले जाएगा, तो हमें इसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए तो बेसिक बात है यहाँ पर कि हमें सिर्फ बात करनी है I इज इक्वल टू हाफ वालों की, यानी कि नॉन क्वाड्रुपोलर वालों की। हमें किसकी बात करनी है? नॉन क्वाड्रुपोलर वालों की बात करनी है। अब नॉन क्वाड्रुपोलर में भी दो बात आ गई। बोलोगे सर बेईमानी हो रही है, पहले आपने बोला सर कि आई में दो टाइप, एक जीरो एक नॉन जीरो, फिर आपने बोला सर आई में एक जो जीरो को हटा दिया, फिर आपने बोला नॉन जीरो वाले में एक आई हाफ, एक आई ग्रेटर देन हाफ, फिर आपने इसको भी हटा दिया। अब आप बोल रहे हैं यहाँ भी दो टाइप है। हाँ भाई बिल्कुल टाइप है। आप कौन सी 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? आप तो यहाँ मास्टर्स और CSI की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये सब मत सोचो। तो चलो आई इज इक्वल टू हाफ में भी यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन है। एक, लेकिन डोंट वरी, हमें दोनों पढ़ना है। एक है आपको यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई, और एक है डाइल्यूट न्यूक्लियाई। रिलैक्स हो गए, ठीक है। एक हो गया हमारा कौन, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई, और एक क्या है हमारे पास, डाइल्यूट न्यूक्लियाई। अब गौर से देखिए कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई का मतलब अच्छे लोग कि 100% नेचुरल एबंडेंस। कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई का क्या मतलब है? 100% नेचुरल एबंडेंस। जबकि डाइल्यूट न्यूक्लियाई का मतलब हो गया कि लेस नेचुरल एबंडेंस, ठीक है। तो बच्चे लोग बात समझेंगे कि हमारे पास कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई का मतलब हो गया कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका नेचुरल एबंडेंस 100% है, मतलब कहीं भी ढूंढोगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है, कहीं भी ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा। जैसे आप एक बात समझ के देखिए, जैसे आप एक स्टेट है हमारा केरला, केरला में एजुकेशन की रेट क्या है, लगभग 97-98% लोग एजुकेटेड हैं। तो भैया इसका मतलब ये क्या हो गया, लगभग कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है कि हर व्यक्ति लगभग आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। आप जिसको भी पकड़ोगे तो वो पढ़ा लिखा मिलेगा। और USA वगैरह में, जर्मनी में, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ जिसको भी पकड़ लो सब पढ़े लिखे मिलेंगे। लेकिन बिहार, मतलब जैसे भी और भी अनडेवलप्ड स्टेट है, जैसे बिहार हो गए, झारखंड हो गए, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर एजुकेशन रेट कम है, तो वहाँ पर वही प्रॉपर्टी, जो एजुकेशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो वहाँ पढ़ा के वो डाइल्यूट प्रॉपर्टी हो गई। मतलब हर व्यक्ति आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल अबंडेंस का मतलब अगर 100%, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी उसके साथ 100% है। जैसे मेरी कहने का मतलब ये है कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तीन आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1, 2, 3, लेकिन अकेला हाइड्रोजन 1 लगभग 99.985% मौजूद है। यानी कि हाइड्रोजन 1 जो है ये 99.985% क्या है, मौजूद है। बाकी जो 0.08% है उसमें हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 यानी कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आपको 99.98% जो है वो क्या है, प्रेजेंट है आपको नेचर में। जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोरस 31 की, इसमें इसका आइसोटोप नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, ये 100% प्रेजेंट है।
जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन 19 की, ये भी 100% प्रेजेंट है। जैसे हम बात करते हैं रोडियम की, ठीक है, ये भी 100% प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हम बात करें कार्बन 13 की, जैसे हम बात करते हैं कार्बन 13 की, तो भाई कार्बन 13 से ज़्यादा तो कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलो सर कार्बन 12 ले लो, तो बच्चा लो कार्बन 12 जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आई यहाँ पर डिविजिबल है, यहाँ एटॉमिक वेट जो है क्या हो गया 4 से डिविजिबल, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। तो यानी कार्बन 12 आपके किसी काम का नहीं। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए, मैंने भी जस्ट कहा कि एटॉमिक वेट अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो NMR इनएक्टिव रह जाता है, और कार्बन 12 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो NMR इनएक्टिव है। लेकिन NMR एक्टिव कौन है, कार्बन 13, और बेचारे कार्बन 13 का कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, 1.1%, इसलिए वो डाइल्यूट न्यूक्लियाई है। जैसे आप बात करेंगे नाइट्रोजन, भाई साहब नाइट्रोजन 14 सारा लेके चला गया है, लेकिन नाइट्रोजन 15 के पास भी थोड़ा सा बच जाता है, कितना 0.37। जैसे टीन है, टीन का देखेंगे 119, ये कितना हो गया भाई, तो ये 19% है। जैसे सिलिकॉन 28 सारा लेके चला गया, लेकिन 29 क्या हो गया, तो ये 4.6% है। आप बोलोगे सर रुको सर, हड़बड़ाइए मत, पहले हमें ये बताइए सर कि आप ये सब बता क्यों रहे हो, आखिर इनको बताने का सेंस क्या है। मैंने बोला देखो प्यारे बच्चे लोग, आप इतना तो मानते हो ना कि जो भी आप कंपाउंड लोगे, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, बोलो होगा ना। तो हाइड्रोजन तो नेचुरल अबंडेंस 100% है, चल ले लिया। आपको पता है चलो ये सभी फ्लोरीन फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, रोडियम है, ये सभी 100% होता है। हालांकि चलो फॉस्फोरस फ्लोरीन कहीं कहीं आ जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सोच के बताओ प्यारे बच्चे लोग कि आपका कार्बन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सर, सारे के सारे कंपाउंड ही कार्बन वाले होते हैं, तो अगर कार्बन वाले होते तो आपको लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन कार्बन 12 तो क्या हो गया, A/4 में खत्म हो गया, तो हमें कौन लेना पड़ेगा, कार्बन 13 लेना पड़ेगा। अरे भाई साहब वो कहावत सुनिए, भागते भूत की लंगोट भली। तो जो भी मिल रहा है, क्योंकि कार्बन हर कंपाउंड में घुसा पड़ा है, तो उसका तो हमें लेना होगा, और उसका जो है वो कार्बन 12 तो क्या हो गया, NMR इनएक्टिव है। तुम किसे लेंगे, सोचो सोचो सोचो, हम कार्बन 13 को लेंगे। अरे भाई जो मिल जाए वो आप लोगे ना। मान लो सपोज करो कि आपने एक आम का पेड़ लगाया है, और आपको बहुत प्यार है उस आम के पेड़ से, और क्या हुआ ना कि आप कहीं गए और पता चला सारे लोग उस आम के पेड़ को लूट के लेके चले गए, उसके सारे आम तोड़ के भाग गए। जब आप आए तो आपको बहुत दुख हुआ कि यार मेरा कितना प्यार से इस आम के पेड़ को लगाया था और सारे फल लोग तोड़ के लेके भाग गए। तो आप ये तो सोचो कि भाई कोई 1-2 फल भी तो मिल जाए, ताकि उसको खा के आपको लगे यार मैंने अपने पेड़ का आम खाया। तो वो एक फीलिंग है। उसी तरह से ये फीलिंग है कि भैया सारे के सारे कोई भी कंपाउंड उठा लो, सब में तो कार्बन ही है, और जब कार्बन है तो आपको कुछ तो चाहिए। कार्बन 12 भाग गया, सारे के सारे कार्बन 12 थे, भाग गए, किसी काम के नहीं है आपके। तो कहीं तो ढूंढोगे रेयरली कार्बन 13 मिल जाए, ताकि आपका कुछ तो काम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे कार्बन 12 तो होते नहीं हैं। आपको कार्बन 13 एग्जिस्ट करता है, और कार्बन 13 कितना एग्जिस्ट करता है, 1.1%। यानी अगर आपके 1000 कार्बन होंगे तो 1000 कार्बन में आपके कितने होंगे, तो 1000 कार्बन में आपके पास 11 कार्बन होंगे जो कि आपको C13 होंगे, जो NMR एक्टिव होंगे। यानी कि 1000 कार्बन अगर आप लोगे तो उसमें आपको 13 कार्बन ऐसे, 11 कार्बन ऐसे निकलेंगे जो NMR एक्टिव होंगे। कोई बात नहीं, काफ़ी है हमारे लिए, क्या समझ रहे ना, कोई बात नहीं है। आप एक साथ आप हजार कौन पूछता, आप तो करोड़ों की संख्या में कार्बन लेते हो, तो उसमें तो बहुत आसान है निकलना। तो इसीलिए हमने क्या किया, कार्बन को लिया। अब नाइट्रोजन को क्यों लिया, अरे भैया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या उसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है नाइट्रोजन, है कि नहीं। जबकि नाइट्रोजन 14 तो क्या हो गया, नाइट्रोजन 14 में क्या होता है, वो पेयरिंग हो जाती है। देखो गौर से देखो, नाइट्रोजन 14 में पेयरिंग हो जाती है, और चूंकि नाइट्रोजन 14 में पेयरिंग हो गई, देखो यहाँ देखो नाइट्रोजन 14 में क्या हो गया, इस तरह से आपको पता है कि पेयरिंग हो जाती है। अब जब पेयरिंग हो जाएगी हाफ फील्ड फुल फील्ड, ठीक है आपको, तो भाई जब नाइट्रोजन पेयरिंग हो गई तो उसमें वैसे भी कोई बात नहीं बच गई, वो तो स्पिन 0 हो गया उसका। तो इसका मतलब ये है कि भाई नाइट्रोजन का 15 हमें लेना होगा, जो क्या हो 0.37% हो। देखो टीन, टीन में क्या हो गया आपको यहाँ पर 119, तो ये भी क्या हो गया 19% हो गया, ठीक है। सिलिकॉन 29, ये 4.6% हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर ली, ताकि ये हम इसको यूज करके अपने NMR के वैल्यूज निकाल सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई
कि जो नेचुरल अबंडेंस कम है अगर तो वो डाइल्यूट है, और जिसका नेचुरल अबंडेंस 100% है वो क्या हो गया, वो कंसनट्रेटेड हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं NMR सिग्नल की कि भैया हमें NMR सिग्नल कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। देखो आपको ये बात तो बचपन से पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। ये बात तो आपको पहले से पता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। और आपको पता है कि हम जो एक बात समझिए बच्चे लोग कि NMR में जो एक मशीन होती है जिसमें एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट का जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट को हम टेस्ला में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके यूनिट को किससे मेजर करते हैं हम उसके यूनिट को टेस्ला में मेजर करते हैं। सपोज कीजिए कि हम इसके डिज़ाइन को देखने जा रहे हैं। गौर से देखो NMR मशीन होती कैसी है। मैं इसकी फ़ोटो लगा दूंगा। देखो एक मशीन इस तरह की होती है, देखो ना, ये देखो NMR मशीन इस तरह की होती है। ये NMR मशीन इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ सैंपल ऊपर से भी डाले जा सकते हैं, सैंपल नीचे से भी डाले जाते हैं। लिक्विड सैंपल ऊपर से डाले जाते हैं, सॉलिड सैंपल नीचे से डाले जाते हैं। ठीक है, सैंपल दोनों जगह से होते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है कि मशीन लगी होती है, इसको बहुत सारे यहाँ पर इसके इन्वर्टर्स में आपको इसकी वीडियो ही आपको दिखा दूंगा। इसके यहाँ पर आउटपुट होता है, आउटपुट को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक बात यहाँ पर ये है कि ये यहाँ पर बेसिक मैं आपको बताऊँ, बेसिक बात बताता हूँ। किसी फोटो तो आप देख लेना या मैं ही दिखा दूंगा आपको। ये देखो NMR मशीन का जो बेसिक डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है। एक चैम्बर बना होता है, उस चैम्बर में एक जैकेट लगा होता है। इस जैकेट के अंदर जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है, लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा करने के लिए। फिर यहाँ पर लिक्विड हीलियम भरा होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, लिक्विड हीलियम भरा होता है। और इस तरह से क्रायोमैग्नेट बने होते हैं। अब बोलो सर क्रायोमैग्नेट क्या है, तो बता रहा हूँ क्रायोमैग्नेट क्या है, डोंट वरी। देखो इसमें कॉइल लगे होते हैं इस तरह से ताकि ये क्रायोमैग्नेट बन सके। और यहाँ पे क्या होता है, आपको टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब नहीं होता है, एक कैपिलरी होती है, उसमें आपके सैंपल यहाँ फिल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ सैंपल फिल किए जाते हैं और इसको बहुत तेज़ी से क्या होता है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, तो बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। इसको बोलते हैं क्रायोमैग्नेट। क्या बोला जाता है इसको, क्रायोमैग्नेट। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये मैग्नेट क्रायोमैग्नेट या क्रायोस्कोपिक मैग्नेट कहा गया। हमने इसको यहाँ ऊपर में लिक्विड हीलियम डाला, यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन डाला और इसको हमने डाल के इसको क्या किया, रोटेट करवाया बहुत तेज़ी से। और रोटेट करवा के इससे यहाँ पर जो रीडिंग होती है उसको हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्यूटर पे मेजर किया। मैं आपको पूरी इसकी डिटेल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं इसको कुछ वीडियो के बाद मैं इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊँगा। तो जब ये यहाँ पर घूमता है बच्चे लोग, और यहाँ से नीचे से क्या होता है, यहाँ पर आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो टॉर्च होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास जो मैग्नेट है, ठीक है, जब हमने क्या किया कि जब हमने यहाँ पर मैग्नेट लगाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास मैग्नेट अभी नहीं लगा है, मैग्नेट है बट मैग्नेट क्या हुआ, ये वो वाले चुंबक थोड़ी होते हैं कि 100% हर केस में ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जब तक आप लाइट पास नहीं करोगे, ऑन नहीं करोगे, तब तक ये मैग्नेट नहीं बनेगा। ये सब क्या हो गया ना, ये वाले मैग्नेट हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है, ये ऑटोमेटिक नहीं काम करते हैं, इनको ऑन करना पड़ता है फिर ये मैग्नेटिक बिहेवियर में आ जाता है। सपोज करो कि ये मैग्नेट अभी क्या है, अभी ये मैग्नेट ऑफ है। आपने देखा है ना वो क्रेन वगैरह में लगे होते हैं जो मतलब ये कचरा उठाते हैं कि उसका बटन ऑन करता है, याद देखा है अपने इस तरह से क्रेन होते हैं, क्रेन में बड़े से लगे होते हैं, उसमें इस तरह से मैग्नेट होता है। ठीक है, ये मैग्नेट पहले मैग्नेट नहीं होता है, जब जैसे यहाँ पर बटन ऑन किया जाता है ये मैग्नेट बन जाता है और सारे जो लोहे वगैरह होते हैं इसमें चिपक जाते हैं। ये सब बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो वही एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अभी जब ऑफ है तो सारे जितने भी इसके हैं वो अपने अपने डायरेक्शन में हैं, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑन किया मैग्नेट को, अब जैसे ही आपने क्या किया, मैग्नेट को यहाँ पर आपने ऑन किया, तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट क्या हो गया, आपको यहाँ पर ऑन हुआ,
तो जैसे यहाँ मैग्नेट ऑन होता है ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, ये जो है ना ये सारे जो न्यूक्लियाई हैं, ये सारे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक चला जाता है नॉर्थ की तरफ और एक जो होता है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एक साउथ घूमने लगता है। गौर से देखिए, एक नॉर्थ डायरेक्शन में घूमने लगता है और एक क्या होता है, साउथ डायरेक्शन में घूमने लगता है। जैसे ही आप, यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक ऑफ था तब तक ये मल्टी डायरेक्शनल थे, किसी भी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये सारे क्या हो गए, वो वन डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, आपको नॉर्थ और साउथ, यानी 50% नॉर्थ और 50% क्या हो गया, आपको साउथ में चले गए। अब यहाँ पर आपने क्या किया प्यारे बच्चों, चलो रिलैक्स हो जाइए। आप ये बात समझ रहे हैं कि जैसे आप इसको ऐसे देखिए, हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पर एक नॉर्थ है एक साउथ है, हमने जैसे ही मैग्नेट लगा उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं भाई, एक मैग्नेट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक मैग्नेट इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो क्योंकि आपने नॉर्थ साउथ वाले मैग्नेट को ऑन कर दिया है, ठीक है। देखिए ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, तो एक नॉर्थ में एक साउथ में चला गया। अब इसी को थोड़ा आगे लेके आइए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ से दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से दिखाएंगे। तो जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है इसको मान लो दिखा दो माइनस हाफ जो नीचे की तरफ, और जो ऊपर की तरफ घूम रहा है उसको क्या दिखा दो, उसको प्लस हाफ दिखा दो। यानी कि यहाँ पर बात ये है बच्चे लोग कि जैसे ही आपने मैग्नेट ऑन किया, जैसे ही आपने मैग्नेट ऑन किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस हाफ प्लस हाफ, ये इक्वल वैल्यू में। सपोज करो कि हमने 1000 लिए थे, सपोज करो कि हमारे पास 1000 न्यूक्लियॉन है, कितने हैं हमारे पास, 1000 न्यूक्लियॉन है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट ऑन करते ही 500 यहाँ आ गए और 500 क्या हो गए, यहाँ आ गए। जैसे ही मैग्नेट हमने क्या किया, ऑन किया इलेक्ट्रोमैग्नेट को या क्रायोमैग्नेट को, तो ये 500 यहाँ 500 यहाँ, मतलब 500 नॉर्थ डायरेक्शन में और 500 साउथ डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने यहाँ इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी दी। क्या किया हमने इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च दिया। हमने क्या किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च यहाँ पर ऑन करें। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च आपको दिखेगा नहीं जलते हुए, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च यहाँ पर ऑन किया। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च को हमने ऑन किया प्यारे बच्चे लोग, मैग्नेट ऑन है, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च को ऑन किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस हाफ है प्लस हाफ है। सपोज करो कि यहाँ पर रह गए 450 और यहाँ चला गया कौन, कितना, 550। यानी जैसे हमने मैग्नेट को ऑन किया, आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी दिया, तो यहाँ से उठ के जो न्यूक्लियॉन्स थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन किया तो ये क्या हो गया, माइनस हाफ, जो प्लस हाफ से कहाँ जाने लगे, माइनस हाफ से जाने लगे। यानी समझो बात को, जैसे कि सपोज करो, और फिर क्या हुआ, फिर हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ किया, ये वापस से फिर नीचे आने लगे, ये फिर क्या हो गए, वापस से नीचे आने लगे, ऊपर भी 500 और नीचे भी 500, प्लस हाफ और ये माइनस हाफ। आप इस बात को ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि ये आप हो, ठीक है, और ये आपका मान लो कि फ्रेंड है, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका जो फ्रेंड है ना वो छत पे खड़ा है, ठीक है, और छत पे खड़ा होके इस तरफ वो क्या कर रहा है, देख रहा है, मान लो इस तरफ देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये इसको यहाँ पर किसी को देख रहा है। अब ये आप यहाँ गए, ठीक है, अब ये अपने नेचुरल मोड में, इसका मैग्नेट ऑन है और ये क्या कर रहा है, अपने मैग्नेट की तरफ मुड़ा हुआ है, इसको नॉर्थ साउथ जिधर भी मुड़ना था ये इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। आपने कि आप यहाँ से गए, आप कौन हो, आप हो रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप क्या हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी गए, इसको जाके आपने बोला कि भाई मेरी तरफ देख, ये बोला नहीं देखूंगा, आपने ज़बरदस्ती इसको क्या किया, इसको अपनी तरफ घुमा लिया, ठीक है, इसको अपनी तरफ घुमा लिया। तो जब तक आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑन है, या मान लो ये इसके पापा हैं, सपोज करो कि जब तक ये यहाँ है तो ये बंदा इसकी तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ होगी ये वापस से क्या हो जाएगा, ये जहाँ देख रहा था जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में फिर से दिखने लगेगा। तो यही चीज़ जो होती है वो किसके साथ होती है, वो न्यूक्लियॉन्स के साथ होती है। मैंने एकदम क्या कहा, रिलैक्स होकर समझिए। मैंने कहा कि जब मैग्नेट भी ऑफ था तो सारे जिधर जिधर मुड़े हुए थे, रैंडमली मुड़े हुए थे। हमने जैसे ही मैग्नेट को ऑन किया तो इसने अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्या किया, सेटल कर लिया।
अब जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में सेटल किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मैग्नेट को ऑन रहते हुए ही रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑन कर दिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च को। अब जैसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च को ऑन किया तो क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ जाने लगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च क्या ज़बरदस्ती घुमाने लगेगा न्यूक्लियन को। रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च क्या करेगा, उसको एनर्जी देकर उसको घुमाने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी देके क्या करे, घुमाने लगा। अब जैसे ही घुमाने लगा तो वो नीचे से कहाँ चले जाने लगे, ऊपर जाने लगे। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन वाली सिचुएशन में क्या हो गया कि भाई नीचे 450 बचे, ऊपर 550 बच गए। लेकिन फिर जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ किया आपने, ये वापस से फिर क्या हो गया, ये नीचे आके फिर बड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर जो है वो समझने हैं, गौर से देखिए। आपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी दिया, इसको कहा गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी को कहा गया पल्स। इसको क्या कहा गया, आरएफ पल्स। आपने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन की, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जब आपने यहां पर ऑन किया तो ये ऊपर चले गए, ठीक है, और जब आपने ऑफ किया तो वो नीचे आ गया। अब यहां पर बात ये है कि भाई साहब, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी को आप ऑन कर रहे हैं तो इसको आपने कहा क्या, पल्स टाइम। क्या कहा इसको आपने, पल्स टाइम। की जितनी देर के लिए आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑन कर रहे हैं, जितनी देर के लिए आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑफ किया, उसको कहा गया पल्स इंटरवल। क्या कहा गया उसको कहा गया पल्स इंटरवल। और जब रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑन थी तो जो गैप यहां क्रिएट हो गया था, जो यहां पर गैप, ये 450 ऊपर 550, तो ये जो गैप क्रिएट हो गया था, इसको कहा गया पॉपुलेशन गैप। क्या कहा गया इसको, इसी को कहा गया पॉपुलेशन गैप। और ये तीन चीजें, पल्स टाइम, पल्स इंटरवल और पॉपुलेशन गैप, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, हमारे पीक को क्रिएट करेगी। जो हमारे एनएमआर का पीक आएगा उसको क्रिएट करेगी। अब आप बोलोगे सर इससे पीक कैसे क्रिएट हो गया, तो समझो, गौर से देखो। ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, हमारा मैग्नेट ऑन है और ये रीडिंग आ रही है। मैग्नेट ऑन है, आधे ऊपर आधे नीचे, कोई भी पीक नहीं बन रहा है, सब न्यूट्रल है, सब चंगा सी। लेकिन जैसे ही आपने टॉर्च को ऑन किया, जैसे ही आपने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया, तो ये जो न्यूक्लियाई थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे। सोचो 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 सोचो। और जैसे ही टॉर्च को ऑफ किया, ये सारे नीचे आ गए, बना पीक। सोचो, फिर से आपने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया, जैसे ही टॉर्च को ऑन किया, ये फिर ऊपर जाने लगे, ठीक है, और फिर जैसे टॉर्च को ऑफ किया, ये नीचे आ गया। सोचो कि आपने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया, ये ऊपर जाने लगे, और फिर आपने टॉर्च को ऑफ किया लेकिन तुरंत ऑन कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा ना, उसको नीचे आने का टाइम कहाँ मिला। फिर आपने क्या किया, फिर टॉर्च को ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए। इस बार आपने टॉर्च को ऑन किया लेकिन बहुत कम समय के लिए ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। फिर टॉर्च को ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन किया इस बार ज़्यादा समय के लिए और फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन किया ज़्यादा समय के लिए और ऑफ किया थोड़े समय के लिए, फिर ऑन किया ज़्यादा समय के लिए। तो आप मेरी बात को समझिए कि आप जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर बेकार हो जाना है, पता चलेगा पीक उल्टा पुल्टा आ गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पल्स टाइम और पल्स इंटरवल को फिक्स करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, अगर आपको सही पीक चाहिए तो पल्स टाइम यानी जितनी देर टॉर्च ऑन करते हैं और पल्स इंटरवल यानी जितनी देर के लिए टॉर्च को ऑफ करते हैं, ये आपको फिक्स करना होगा। तो जाके पॉपुलेशन गैप के कारण आपको क्या आ जाएंगे, आपके प्रॉपरली पीक आएंगे। क्या आएंगे, आपके प्रॉपर पीक आएंगे। तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका मतलब आपको ये है कि आपके जो पीक आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके एनएमआर पीक आ रहे हैं, उनके पीक आने के पीछे रीजन क्या है, तो आपके पल्स टाइम, पल्स इंटरवल और पॉपुलेशन गैप, ये तीन चीज़ें मिलकर जो है आपके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर पीक बना रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, यहाँ बात को समझिए कि जितने भी हाइड्रोजन है, जितने भी प्रोटॉन है, तो आप जब 1H NMR करेंगे, जब आप 1H NMR करेंगे तो ये जितने भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके तरह बिहेव करेंगे, ये हाइड्रोजन मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और अलग अलग पीक देंगे, चाहे सेम पीक देंगे। उसी तरह कार्बन में करेंगे तो फिर ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, फिर ये पीक देंगे, ठीक है।
तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप उसको एनर्जी देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, उसको एनर्जी मिलती है, ऊपर चला जाता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये जो है एक घर है, ठीक है, ये घर है मान लो, और ये एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब 10-12 साल का लड़का है, ठीक है। इसने कोई बदमाशी की है स्कूल में, ठीक है, और इसके पापा यहाँ जो है ना, ये इसके पापा हैं, और ये पापा बिल्कुल क्या लेके आ रहे हैं, एक बड़ी सी छड़ी लेके इसको पीटने आ रहे हैं। इस बच्चे को पता चल गया कि इसके पापा इसको पीटने आ रहे हैं, तो ये बच्चा क्या करेगा, अब खड़ा होकर वेट तो करेगा नहीं मार खाने का, ये क्या करेगा, ये पहले यहाँ चढ़ जाएगा, ठीक है। ये बच्चा यहाँ चढ़ गया। अब ये बच्चा यहाँ चढ़ गया, पता चला इसके पापा जो हाथ में एक बड़ा सा पत्थर भी रखे इसको मारने के लिए, तो पता चलेगा ये बच्चा और ऊपर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी को लेके क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन वापस से जब पापा चले जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर नीचे भी तो उतरेगा, उतरेगा कि नहीं। तो इसी के ऊपर जाने से और नीचे आने से क्या बना, पीक बना। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप बोलोगे सर ब्रॉड पीक कैसा बना, और सर जो है शार्प पीक कैसा बना। तो ब्रॉड पीक शार्प पीक का मतलब ये है बच्चे लोग कि जैसे वो तुरंत गया और तुरंत नीचे आया तो शार्प पीक बना। और क्या हुआ कि बहुत देर तक पापा खड़े थे, कभी वो इस छत पे चढ़ा, कभी इस छत पे चढ़ा, कभी इस छत पे चढ़ा, कभी इधर गया, कभी इधर गया, तो उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, और वो क्या बन गया, वो आपको ब्रॉड पीक बन गया। समझ रहे बात को, कि वो क्या हो गया, आपको ब्रॉड पीक बना। अब आप गौर से सोचो, आपने पल्स, आपने क्या किया कि आपने टॉर्च ऑन किया तो वो ऊपर गया, और आपने टॉर्च को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो जब आप उसको ऑफ करके थोड़ी सा टाइम दोगे तभी तो वो नीचे सेटल होगा, तभी तो वो शार्प पीक बनेगा। जबकि आप क्या कर रहे हो, टॉर्च को ऑन कर रहे हो और टॉर्च को तुरंत ऑफ करके फिर ऑन कर दे रहे हो, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर ऑन करके फिर ऑफ कर दे रहे हो। तो इससे जो पीक बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये तो एक ब्रॉड पीक बन जाएगा, जिसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके लिए जुटाना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए हमारे लिए पल्स टाइम, पल्स इंटरवल और पॉपुलेशन गैप, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम पीक का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी, है कि नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ से भाई 3 तरह की बातें हो गई। देखो, एक होता है आपको यूवी विजिबल रीजन, दूसरा होता है आपको वाइब्रेशनल रीजन, तीसरा होता है आपको रोटेशनल रीजन, और चौथा होता है आपको एनएमआर। देखिए, इतना तो कंफर्म है कि भाई साहब आप आरएफ तो दे रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो आप दे रहे हैं, देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई विजिबल रीजन में है, ठीक है, तो विजिबल रीजन में रेडियो फ्रीक्वेंसी देने का कोई, देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेवेंस नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज करो यूवी विजिबल रीजन एक ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी देने से कोई भी यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जाएगा, ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे ही रह जाएंगे। किसमें, तो यूवी विजिबल रीजन में। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में आप किसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई साहब, वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे ही रह जाएंगे, कोई भी एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जाएगा। अगर आप बात करेंगे वाइब्रेशनल लेवल की, तो वाइब्रेशनल लेवल पे क्या होगा, ये गैप थोड़ा कम होता है, ठीक है। वाइब्रेशनल लेवल में क्या होता है, गैप कम होता है, तो V0 V1, इसमें क्या होंगे ना कि 90% यहीं रुक जाएंगे और 10% यहाँ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशनल लेवल में, ठीक है। याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल लेवल का गैप क्या होता है, यूवी विजिबल रीजन से कम होता है। तो जब आप इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी दोगे तो क्या हो जाएगा, 90% ग्राउंड स्टेट पे रह जाएगा और 10% क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे रह जाएगा। रोटेशनल लेवल में प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, बहुत सारे इसके लेवल होते हैं, J0 J1 J2 J3, ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जो होंगे ना वो सब पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रोटेशनल लेवल में। और एनएमआर में क्या होगा, एनएमआर में बस 2 ही लेवल होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ये दोनों क्या होंगे, इनमें क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, और जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ करोगे तो ये जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर गया था वैसे नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पीक मिल जाएगा। समझ रहे बात को। तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी है और एनएमआर में आपको यहाँ पर पीक मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाऊंगा, डोंट वरी, प्रॉपर इसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल गई। एक बार आप देखिए, एक नंबर है आपको पल्स टाइम, दूसरा है पल्स इंटरवल, और तीसरा है
पॉपुलेशन गैप। ठीक है, पल्स टाइम का मतलब क्या हो गया कि जितनी देर आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑन रखा, जितना देर आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च को ऑन रखा। पल्स इंटरवल क्या है कि जितना देर आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी टॉर्च को ऑफ रखा। और पॉपुलेशन गैप क्या है कि भाई गैप इन न्यूक्लियाई ऑन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ लेवल, कि प्लस हाफ माइनस हाफ लेवल में जो गैप है न्यूक्लियाई का उसको क्या बोला गया, पॉपुलेशन गैप बोला गया। पल्स इंटरवल क्या हो गया, जहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ रखा। पल्स टाइम क्या हो गया, जब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या क्या आपने ऑन किया। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पास एक नया टॉपिक है, प्रेसिशनल मोशन या गायरोस्कोपिक मोशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रेसिशनल मोशन या गायरोस्कोपिक क्या हो गया, गायरोस्कोपिक मोशन हो गया। देखिए एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, तभी से नोट कीजिए, मैं आपको ऐसे इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, गौर से देखिए, मैंने कभी इसको ऐसे नहीं घुमाया अभी तक, जितने भी फिगर मैंने दिखाए मैंने किसी में आपको ऐसे नहीं दिखाया है स्पिन को। मैंने जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के स्पिन को मैंने ऐसे ऐसे नहीं दिखाया है, मैंने कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया। आप समझ रहे कि ये किस टाइप का रोटेशन है। आप याद करो जब आप बचपन में लट्टू घुमाते थे, ये लट्टू याद है, इस तरह से ये लट्टू होता है। ठीक है, लट्टू आप घुमाते हो। अच्छा, जब लट्टू घूम मतलब गिरने वाला होता है, जब लट्टू गिरने के टाइम आ जाता है तो लट्टू कैसे घूमता है, स्टार्टिंग में तो लट्टू बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूमता है, लेकिन जब लट्टू गिरने का टाइम मतलब लट्टू फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे लट्टू घूमेगा, ऐसे लहरा लहरा के, ऐसे ऐसे लट्टू ऐसे घूमता है ना। देखो स्टार्टिंग में तो ऐसे घूमेगा, लेकिन बाद में भी क्या हो जाएगा, लट्टू ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। इसी को बोलते हैं गायरोस्कोपिक मोशन या आपको प्रिसिशनल मोशन। ठीक है, इसी मोशन को क्या बोलते हैं, गायरोस्कोपिक मोशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिसिशनल मोशन। तो गायरोस्कोपिक मोशन लट्टू वाले जो घूमना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिशनल मोशन या गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो घूमता है तो ये पर सेकेंड कितना घूमेगा, अरे भाई साहब अगर वो घूम रहा है तो पर सेकेंड भी तो घूमेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अरे भाई सोच के देखो, रोटेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और गायरोस्कोपिक रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो कैसे इतना इतना ऐसे ऐसे घूम रहा है, कितनी बार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी या गायरोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी। सोच के देखो, रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, हड़बड़ाओ मत। ठीक है, एकदम आप आराम से समझ सकते हो इस बात को कि जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है इस तरह से, तो उसको तो उसको मोशन कहा गया। और जितने एक सेकंड में जितनी बार घूमा उसको फ्रीक्वेंसी कहा गया। लेकिन वही जब क्या करे, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो गायरोस्कोपिक मोशन हो गया। और प्रति सेकंड जितना घूम रहा है तो वो क्या हो गया, गायरोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया ये, तो ये गायरोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी हो गया। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गायरोस्कोपिक फ्रीक्वेंसी बोलिए, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को क्या बोले, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, मान गया आपकी बात सर, तो ये प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है। तो सोच के देखो, एक छोटा बच्चा जो लट्टू को घुमाता है, एक छोटा बच्चा जो लट्टू घुमा रहा है, तो ये ऐसे ही फेंकते हैं लट्टू को, एक धागे में बांध के ऐसे लट्टू को फेंकते हैं बच्चे। तो ये लट्टू कितनी देर तक घूमेगा, उससे मैटर वो नहीं है कि भाई एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, मतलब कितना तेज कितना स्लो घूमेगा, वो डिपेंड करता है इस बच्चे ने इसको कितने तेजी से फेंका है। ठीक है, ये लट्टू कितना तेज, मान लो धीरे ऐसे करके फेंक दो, लट्टू कम घूमेगा, और आप बिल्कुल ऐसे करके फेंक के ऐसे वापस लो, लट्टू बहुत तेज घूमेगा। बचपन में आपने भी घुमाया होगा। तो एक लट्टू का घूमना उस बच्चे की स्किल और उस बच्चे की फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लड्डू घुमाओगे ज़्यादा देर घूमेगा, एक छोटा बच्चा लड्डू फेंकेगा उतना देर नहीं घूमेगा। तो ये लट्टू का फेंकना, लट्टू का घूमना इस बच्चे की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन एक एनएमआर मशीन के अंदर आप कोई एटम को ऐसे फेंक के फेंक थोड़ी रहे हो, जो एटम आपके फेंकने से घूमने लगेगा। तो वो किसके रीजन से घूमता है, तो वो रीजन घूमता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से। कि जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उतना तेज घूमेगा। इसका मतलब प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, किसके डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है जिसको बोलता है गामा। तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा बी नॉट।
अगर ये प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी है तो ये गामा क्या हो गया, इसको बोला गया गायरोमेट्रिक रेशियो। रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास दो तरह के टर्म यहाँ पर आए, रिलैक्स हो जाइए, नोट कर लीजिए। हमारे पास दो तरह के यहाँ पर टर्म आ गए, एक आ गया क्या, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी, और दूसरा आ गया गायरोमेट्रिक रेशियो, और तीसरा तो खैर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमेट्रिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यही है ना। यानी कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है आपको मैग्नेटिक फील्ड पे, और यहाँ डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए हमने एक रेशियो लाया, जो क्या कहा गया, उसको कहा गया आपको गायरोमेट्रिक रेशियो। अब रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए बच्चे लोग, ठीक है, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स, शांत हो गए, समझाएं, क्योंकि अब आपको असली खेल यहाँ पर समझना है, इसलिए जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ सकते। वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए 2-4 मिनट, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, फिर इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और 10 सेकेंड के लिए अपने हाथ पैर को थोड़ा सा घुमाइए, हिलाइए फिराइए, और फिर जाके आइए। चलिए देखिए, तो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है गायरोमेट्रिक रेशियो इंटू बी नॉट। बच्चे लोग, ये गायरोमेट्रिक रेशियो क्या है, देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी का ही टर्म होगा। तो गायरोमेट्रिक रेशियो बताता है कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी कि एक टेस्ला में कितनी बार घूम रहा है। अगर आप देखो, मैंने भी जस्ट बताया आपको कि जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यूक्लियॉन की, रिलैक्स हो जाओ, न्यूक्लियॉन की फ्रीक्वेंसी तो हाथ के घुमाने पे डिपेंड करती नहीं है। न्यूक्लियॉन की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, तो न्यूक्लियॉन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि भैया आपने मैग्नेट कितना स्ट्रांग दिया है। और हमारा गायरोमेट्रिक रेशियो कहता है कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर जितना बार घूमता है उसको बोलेंगे गायरोमेट्रिक रेशियो। तो एक टेस्ला में अगर इतनी बार घूमा तो ये एन टेस्ला, बी नॉट टेस्ला में कितनी बार घूमेगा, तो जितनी बार घूमेगा वही क्या हो गया, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी हो गया। सपोज करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, सपोज करो कि एक टेस्ला पर आपकी जो मशीन है वो घूमती है मान लो 10,000 बार, 10,000 पर सेकेंड। सपोज करो कि एक टेस्ला पर आपका जो न्यूक्लियॉन है वो 10,000 पर सेकेंड घूम रहा है, और आपने मैग्नेट कितने टेस्ला का लिया, 5 टेस्ला का, तो ये हो गया आपको गायरोमेट्रिक रेशियो। लेकिन प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि एक टेस्ला पे अगर 10,000 तो 5 टेस्ला पे 50,000 फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपको प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। रिलैक्स हो जाओ, अगर एक टेस्ला पे ये घूमेगा 1,00,000 तो 10 टेस्ला पे कितनी बार घूमेगा, 10,00,000। अगर एक टेस्ला पे घूमेगा ये 200 तो 50 टेस्ला पे कितना घूमेगा, 50 दूनी 100, 1000, मतलब 10,000। तो कहने का मतलब ये है कि एक टेस्ला पे जितना, आप इस बात को 50 बार बोलिए कि एक टेस्ला पे जितनी बार घूमा वो गायरोमेट्रिक रेशियो, और जितने भी टेस्ला दिए उस पर जितनी बार घूमेगा वो क्या हो गया, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। तो बोलो रिलेशन आ रहा है कि नहीं, कि एक टेस्ला पे जितना बार घूमा वो गायरोमेट्रिक रेशियो, और उसको आप टोटल मैग्नेट के स्ट्रेंथ से गुना कर देंगे तो भैया वो टोटल आ जाएगा। सपोज करो कि ये आप हो, आपने अपने अंडर में 10 लोगों की टीम बना रखी है, 5 लोगों की टीम बना रखी है, आपका हर टीम मेंबर एक दिन में जो है 5,000 रुपये कमाता है, तो ये 5,000 क्या हो गया, गायरोमेट्रिक रेशियो हो गया। लेकिन 5 लोग मिलकर आपके लिए 25,000 रुपये कमाते हैं, ये हो गया प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। सपोज करो कि आपके एक आदमी दिन भर में 5,000 बार लट्टू घुमाते हैं या कोई चीज़ घुमा रहे हैं, तो वो हो गया गायरोमेट्रिक रेशियो। और सभी लोग 5,000 5,000 5,000 5,000 करके उस चीज़ को 25,000 बार घुमा रहे हैं आपके लिए, तो टोटल ओवरऑल प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 25,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है और गायरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है इसलिए इसको मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी टू गामा इंटू बी नॉट, ठीक है, ये चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इस बात को अच्छी तरह से समझा देना है, ठीक है, कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक बहुत कुछ यहाँ पर बनने बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए आपको मैं मोटी मोटी सारी बात यहाँ पर समझा ही चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया कि गायरोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो है यहाँ पर फिक्स्ड होता है। यहाँ पर गायरोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये गामा गायरोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ पर फिक्स्ड है, ये इसका वैल्यू क्या हो गया,
फिक्स्ड है। अरे भाई साहब सोच के देखो ना, अरे भैया कौन सा न्यूक्लियन एक टेस्ला पे कितनी बार घूमेगा, ये तो फिक्स्ड ही होगा। बोलो, पर टेस्ला कौन सा न्यूक्लियन कितनी बार घूमता है, ये तो फिक्स्ड होगा। इस बात को ध्यान से समझो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को फिर से समझो। एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर हाइड्रोजन कितनी बार घूमेगा, फिक्स्ड होगा। कार्बन कितनी बार घूमेगा, फिक्स्ड होगा। नाइट्रोजन कितनी बार घूमेगा, फिक्स्ड होगा। फास्फोरस कितनी बार घूमेगा, फ्लोरीन कितनी बार। भाई साहब ये फिक्स्ड है सारे, कि एक टेस्ला पे ये कितना घूमता है। इसका मतलब है कि जो गामा का वैल्यू है, गामा का वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे आपको कार्बन है, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, आपको फास्फोरस है, जैसे आपको फ्लोरीन है, ये सभी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इसमें दो तरह का वैल्यू है, एक हो गया आपको मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला। रिलैक्स हो जाओ, मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला, ये आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू होता है 42.57, यानी कि हाइड्रोजन एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पर 42.57 मेगा हर्ट्ज, यानी कि मेगा हर्ट्ज मतलब 10 गुना 10 10 टू पावर 6। तो मेगा हर्ट्ज में 10 पावर 6 हटा देते हैं बचवा लोग, नहीं समझ रहे हो। मेगा हर्ट्ज में 10 पावर 6 लगाएंगे तो उसको कट करके हटा देंगे। चलो इसके पीछे मत जाओ, देखो तो यानी कि ये 42.57 मेगा हर्ट्ज टाइम घूमता है। मेगा हर्ट्ज मतलब मेगा फ्रीक्वेंसी, मेगा फ्रीक्वेंसी मतलब 10 पावर 6। तो ये कितना हो गया 42.57, या इसको ये भी कर सकते हैं कि 42 को एक काम करो, नंबर में कैलकुलेट कर दो तो आपको पता चलेगा। 10 से पावर 6 का गुना करेंगे तो 10 टू पावर 6 कितना होता है, 10 टू पावर 6 का मतलब मिलियन होता है, मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। तो 42.57 गुना 6, इतनी बार एक सेकेंड में घूमता है एक टेस्ला पर। कौन, हाइड्रोजन। बोलोगे सर ये तो सोच से भी बाहर है। हाँ भाई बिल्कुल सोच से बाहर है, क्योंकि वो न्यूक्लियन है, वो कोई बाहर का कोई थोड़ी जिस पे फ्रैक्शन रिएक्शन लग रहा है। अच्छा देखो कार्बन कितनी बार घूमता है, तो कार्बन घूमता है 10.705 या 10.7 याद रखो सीधे। इसको हटाओ ना, इसको क्यों लगाना अभी, क्योंकि मेगाहर्ट्ज में देखने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन कितनी बार घूमता है, 10.7 मेगाहर्ट्ज टाइम घूमता है। फॉस्फोरस कितना टाइम घूमता है, 17.23 टाइम घूमता है। फॉस्फोरस की फ्लोरीन कितना टाइम घूमता है, तो 14.05 टाइम घूमता है। टाइम नहीं, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला इतना घूमता है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप इसको क्या करना होगा, उसे याद रखना होगा। हाइड्रोजन 42.57 बहुत जरूरी है, कार्बन 10.7, फास्फोरस 17.23, फ्लोरीन 14.05। इसको 5 बार इसको लिखिए और 10 बार इसको बोल बोल के याद कीजिए। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगा, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हाइड्रोजन 42.57, कार्बन 10.7, फास्फोरस आपको 17.23, फ्लोरीन 40.05, ये चारों आपको कम से कम याद तो होने ही चाहिए। गौर से देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगभग बराबर है, हाइड्रोजन 42, फ्लोरीन 40, कार्बन 10 और फास्फोरस क्या हो गया आपको 31, ठीक है। ये आपको याद है, इसको कोई ट्रिक आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है, देख लीजिए। हाइड्रोजन 42, कार्बन 10, फास्फोरस 17, फ्लोरीन 40, ये आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है। आप इसको चाहो तो रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला में भी निकाल सकते हो। अच्छा इसको रेडियन पर सेकेंड में कैसे निकालोगे, रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकंड में निकालना तो सबसे पहले इसको क्या करो, इसको 2 पाई से गुना कर दो। 2 पाई मतलब एक पूरा एंगल, 2 पाई से, कहीं ये भी पूछता है। 2 पाई से गुना करो और 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगा 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड पर टेस्ला में आएगा। अरे कुछ नहीं भाई, इसी को 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, वो रेडियन पर सेकंड में आएगा। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं उससे, आपको किससे मतलब है, आपको मेगा हर्ट्ज पर टेस्ला से मतलब है, आपको सिर्फ ये जानना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए रिलैक्स हो जाइए, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस लेक्चर को, आज की लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। आपको प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी बताए, कैलकुलेट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो है 5 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और यहाँ पर आपको दे दिया है कि गामा हाइड्रोजन कितना होता है, तो गामा हाइड्रोजन आपको पता है कि 42.57 होता है, दे दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। इसका प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। बच्चा लोग ध्यान दो, इसका आंसर बताओ कितना होगा प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे सर क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं। सर ये तो एक गामा मतलब एक टेस्ला पे, और यहाँ 5 टेस्ला दिया तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 इंटू 42.57,
ठीक है, तो क्या निकला ये पर टेस्ला, हो गया काम खत्म है, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला हो गया। तो आंसर क्या आ गया 5 × 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। वेरी गुड, निकल गया प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अरे भैया ये एक टेस्ला के लिए था तो ये 5 टेस्ला के लिए 5 से गुना कर दो। चलो वेरी गुड, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, मैं लिख दूं क्या, लिखना जरूरी नहीं, मुझे याद है क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है जिसका एन जो है फील्ड है, फील्ड को क्या करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस करके भी दे देगा 9 टेस्ला। अब जैसे टेस्ला लिखी तो आप समझ जाना कि मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है, एक टेस्ला मैग्नेटिक ये है, ठीक है। और उसका जो है आपको प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी दे दिया है, उसका प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना 600 मेगाहर्ट्ज। और आपसे पूछ रहा है गामा पूछ रहा है, क्या बच्चों वाला सवाल है। अरे भैया प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी 600 दिया है मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, नहीं पर टेस्ला नहीं, मेगाहर्ट्ज, टेस्ला तो कट जाता है, ध्यान दीजिए। पर टेस्ला कहाँ रहा वो तो जितने टेस्ला था उन सब के लिए 600 मेगाहर्ट्ज हो गया। तो 600 मेगाहर्ट्ज अगर हो गया यहाँ पर, तो आपको पता है पी एफ इजिकल टू गामा इंटू बी नोट। गामा क्या होता है मालूम, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला, और बी नोट के लिए क्या होगा, टेस्ला टेस्ला कट जाएगा तो मेगाहर्ट्ज ही ना आएगा ना। चलो, तो ये आपको दिया है 600, गामा इंटू बी नोट कितना हो गया 9 टेस्ला, निकल गया गामा इज इक्वल टू 600 बाय 9, क्या हो गया, यहाँ तो मेगाहर्ट्ज था नीचे टेस्ला, तो कितना कट गया जो भी आ जाए, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ। सपोज करो कि आपके कॉलेज में एक 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, ठीक है, एक 300 है मेगाहर्ट्ज की मशीन। देखो मेजरमेंट हमें कुछ ना दे तो हाइड्रोजन को मेजर करना, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, ठीक है। आपके कॉलेज में 300 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, तो इसमें कितना मैग्नेट लगा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा होगा। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए गामा का वैल्यू होता है सर 42.57, और सर आपको पी एफ दिया हुआ 300 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि प्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि भैया टोटल कितना है उसका, ठीक है। तो प्रेशनल फ्रीक्वेंसी 300 है सर, तो मैग्नेट के लिए मैं आपको बी नोट चाहिए, और गामा हाइड्रोजन कितना 42.57 होता है, तो गामा नोट आपको बी नोट कितना हो गया सर, तो 300 बटा 42.57, सर कर दो ना कितना आ जाएगा, 6×5=4, ये लगभग हो गया आपको 6, लगभग 7 के आसपास आ गया, 7 टेस्ला के आसपास। और अगर 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन हो तो सर इसको करो ना 42.57 से, सर ये लगभग 13 बार में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी मशीन का आप उसका प्रेशनल फ्रीक्वेंसी दे देगा, टेस्ला दे देगा तो आप उसकी बैरोमेट्रिक रेशियो निकाल देंगे, कोई भी दो देगा तो आप तीसरा आराम से वहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी की मशीन है वो 500 मेगाहर्ट्ज की है, ठीक है, कितने की है, वो 500 मेगाहर्ट्ज की है। तो इस 500 मेगाहर्ट्ज के लिए, ठीक है, अगर ये 500 मेगाहर्ट्ज लिया जाए एट कार्बन, ये कार्बन के लिए 500 मेगाहर्ट्ज की है, अब ये हाइड्रोजन के लिए नहीं, ये नॉट फॉर हाइड्रोजन दे दिया यहाँ पर कार्बन के लिए कि यहाँ पर 4 कार्बन लिख दिया है, यहाँ पर 4 कार्बन। तो अब आपको यहाँ पर गामा का वैल्यू पता करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको अब टेस्ला जो होगा, नहीं टेस्ला नहीं, मतलब टेस्ला आपको बी नॉट पता करना है। इसका मतलब यहाँ पर अब जो गामा होगा वो गामा अब आप 42.57 नहीं लेंगे क्योंकि आपको कार्बन दे दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया कि ये आपको दे देना है कि भैया 500 मेगाहर्ट्ज है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं, अब वो कार्बन के लिए 500 मेगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पर आपको कार्बन का वैल्यू आपको लेना होगा, कितना हो गया 10.7 के आसपास होता है, तो ये वैल्यू आपको लेना होगा। तो अब ये आपको जो होगा ये यहाँ पर कितना होगा, नहीं एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए, ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है, ठीक है, 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है। तो ये 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है हाइड्रोजन के लिए, देखिए ऑब्वियसली ये हमेशा हाइड्रोजन के लिए ही होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कार्बन के लिए ये कितना मेगाहर्ट्ज की मशीन हो जाएगी। सवाल ये है कि 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है तो मतलब हाइड्रोजन के लिए है, तो पूछा जा रहा है कार्बन के लिए कितना मेगाहर्ट्ज की मशीन हो जाएगी। रिलैक्स हो जाइए, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है CSIR का, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। सवाल को फिर से समझिए कि 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन है,
किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए गामा कितना होता है आपको? 42.57। अगर ये दोनों पता है तो इसका मतलब इसका टेस्ला भी तो निकल सकता है ना? और जब ये टेस्ला निकल जाएगा मैग्नेट, तो ये मैग्नेट कार्बन के लिए लीजिए हाइड्रोजन के लिए लीजिए, बात तो सेम रहेगा, बी नॉट तो यहाँ भी सेम रहेगा। और कार्बन के लिए गामा कितना हो जाएगा? तो 10.7 हो जाएगा। तो आपको ये पता करना है। क्या आप सवाल को समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए। देखिए पहले बच्चों लोग, क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है, उस मशीन का प्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 500 मेगाहर्ट्ज है। अगर 500 में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मशीन तो हाइड्रोजन के लिए ही है। तो हाइड्रोजन के लिए गामा कितना होगा? तो आपको पता है 42.57 होता है। अगर कुछ है तो इसका मतलब कुछ तो टेस्ला भी होगा ना, मैग्नेट भी तो होगा कुछ, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, गामा आपको दिया हुआ है, और आपको टेस्ला आपको निकालना है यहाँ। और जब ये टेस्ला निकलेगा, अब ये तो हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन इस मशीन को पूछ रहा है कार्बन के लिए कितना प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी होगा, इसको कार्बन के लिए प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि गामा कार्बन कितना 10.7 होता है। और जो टेस्ला निकालेंगे वो तो यही, क्योंकि मशीन तो सेम है, बस वो पूछ रहा है कि कार्बन के पर्सपेक्टिव में इसका प्रेसिडेंशियल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये तो सेम रह जाएगा। तो चलो हाइड्रोजन के लिए देखो तो पी एफ इज इक्वल टू गामा हाइड्रोजन इंटू बी नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी एफ हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या हो गया, पी एफ कार्बन इज इक्वल टू गामा कार्बन इंटू बी नॉट। अब एक काम करो, दोनों को कंपेयर करो, जैसे दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि बी नॉट तो दोनों के लिए सेम है, हमें ज़रूरत ही नहीं निकालने की। तो इसका मतलब पी एफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पी एफ कार्बन इज इक्वल टू गामा हाइड्रोजन बाय गामा कार्बन। अच्छा पी एफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ देखो तो पी एफ हाइड्रोजन दिया है 500 मेगाहर्ट्ज, पी एफ कार्बन निकालना है हमें। अच्छा गामा हाइड्रोजन के लिए कितना होता है भाई? 42.57, और ये कितना होता है? 10.7 होता है, ठीक है। गौर से देखो तो ये लगभग 4 बार में कट गया, ये लगभग 4 बार में कटा, और ये कटा इतने 125 बार में, 130 मान लो ना, कुछ ज़्यादा कट रहा है, तो कट रहा है, तो यहाँ पर प्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कार्बन के लिए? लगभग 125-130 के आसपास आ गया। बोलो, तो 125-130 मेगाहर्ट्ज की मशीन किसके रिस्पेक्ट में है? वो तो कार्बन के रिस्पेक्ट में, जबकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना था? तो ये 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन थी, लेकिन कार्बन के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई? तो 125 मेगाहर्ट्ज। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही आप समझिए। मैं पूरी एनएमआर केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। डिस्प्ले जो हमारा बोर्ड है वो यहाँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ अपने होम टाउन से, इसलिए डिस्प्ले को मैं लेके नहीं आ पाया हूँ, इसलिए आपको बोर्ड पे ही क्लास इस तरह से मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।